सर्वप्रथम तो मैं सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, इस प्रोग्राम में उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में मेरी माएं बहनें, हमारे बुजुर्ग, मुझसे उम्र में मेरे भाई और मेरे उम्र से छोटे मेरे छोटे भाइयों को मैं बड़ी लंबी समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं अभी अपने प्रत्याशी और भाई सुल्तान को सुन रहा था और मैं आपको भी देख रहा था। मुझे आपका कार्यक्रम देख के बड़ा अच्छा लगा और मेरे मन में बहुत सारी बातें आ रही थी कि मैं आपसे किस विषय में बात करूं, क्योंकि चुनाव में लोग वोट ही मांगेंगे कि भाई वोट दे देना। फिर इस अम्बाला को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता। ये जो अम्बाला लोकसभा सीट, इसका इतिहास बड़ा मजबूत है, तो मैं इस धरती को भी नमन करता हूं, क्योंकि ये क्रांतिकारी धरती है। इस धरती ने पहले भी जो है वंचित बहुजन समाज के लोगों को इस देश में मौका दिया है पार्लियामेंट में जाके अपनी आवाज उठाने का। माननीय अमन कुमार नागरा जी को आपने यहां से सांसद बना के भेजा था, अपनी एक मजबूत आवाज, अपना एक मजबूत नेता आपने तैयार किया है, इसलिए मैं पूरे धरती को धन्यवाद देता हूं। सम्मानित ये किससे चला चलो बात करें। ये देश लंबे समय तक अन्य राजाओं महाराजाओं का और बाहरी आक्रामकताओं का गुलाम रहा। गुलाम वो इसलिए रहा कि इस देश में वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था के बाद जाति व्यवस्था आई। वर्ण व्यवस्था में बहुत सारे लोगों को पाबंदी लगा के रोका गया था कि पढ़ने का अधिकार किसको होगा, पढ़ाने का अधिकार किसको होगा, रोजगार करने का अधिकार किसको होगा, सेवा करने का अधिकार किसको होगा, लड़ने का अधिकार किसको होगा। उन पाबंदियों के कारण बाहर से लोग आते रहे, उस देश में राज करते रहे। लंबे समय तक ये राज व्यवस्था चलती रही। फिर इसी कड़ी में अंग्रेज भी आए। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने यहाँ की हालत को देखा तो कुछ सुधार के निर्णय लिए, लेकिन अंग्रेजों के समय में ही एक ऐसे महापुरुष देश में जन्मे जिनको हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जानते हैं। वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अजर अमर हो गए। पूरी दुनिया में उनको मानने वाले लोग रहते हैं, हर जाति धर्म के लोग उनकी इज्जत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के लिए दिए। उन्होंने अपना पूरा जीवन उन गरीबों, शोषितों, कमजोरों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को और देश की तमाम महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए लगाया, जिनको अछूत मान के, छोटे जाति का मान के, अपमानित करके कभी व्यवस्था ने कुर्सी के आसपास भी जाने नहीं दिया। आप महसूस करो, जब राजा महाराजा राज करते थे तो रानी के पेट से राजा जन्म लेता था और राजा जो कह देता था वो कानून बन जाता था। लोगों को उस बात को मानना पड़ता था। लेकिन फिर देश में व्यवस्था में बदलाव हुआ, जिनको जानवर से भी ज्यादा पूरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया, उन लोगों के हाथ में बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट की ताकत देके ये ताकत दे दी कि वो अपने बीच के व्यक्ति को वोट से नेता चुनके पार्लियामेंट में, असेंबली में भेज सकते हैं। और समय के साथ बदलाव होकर गांव में भी छोटी सरकारें बनने लगी।
सरपंच भी बनते हैं, जिला परिषद के मेंबर भी बनते हैं, प्रमुख भी बनते हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष भी बनते हैं, कि वो जो पावर राजा महाराजाओं के पास थी, बाबा साहब ने अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपने बल और शक्ति के कारण वो ताकत जनता के हाथ में दे दी। आज चुनाव के समय जो कभी हमारी बस्तियों में नहीं आते, वो भी लोग हमारी बस्तियों में आते हैं, हमारी माँ बहनों के पैर छूते हैं, उनको दादी चाची बताते हैं, बहन बताते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। जो हमें छूते भी नहीं थे, वो भी हमसे अपने सर पे हाथ लगवाते हैं कि बहन जी मेरे मुझे आशीर्वाद दे दो, भैया मुझे आशीर्वाद दे दो, चाचा मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं आपकी सेवा करूंगा। लेकिन हम तो जब हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, तब तो हम समझदार नहीं थे, लेकिन आप तो समझदार हैं। जो 5 साल कभी हमारी गलियों में नहीं दिखते, वो अपने मतलब के लिए हमारे बीच आते हैं और हमसे हमारी वोट की ताकत लेना चाहते हैं। और वोट की ताकत को लेकर अगले 5 साल में हमें दिखाई नहीं देते। आप इस बात को समझो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब सब लोगों ने मना कर दिया कि वोट का अधिकार उनको मिलना चाहिए जो धन्ना सेठ हैं, जो जमींदार हैं, जो लगाम देते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास उद्योग है, तो बाबा साहब ने विरोध करके कहा कि वोट का अधिकार हर उस व्यक्ति को होना चाहिए जो बालिग हो चुका है, जिसके कारण इस देश में चुनाव में ये तय होगा कि जिनके पास वोट होगा उनका राज आए। चुनाव में इस तरह समझो मेरे लोगों, अभी तक तो आपने भाषण सुने हैं, बड़े बड़े नेता के भाषण देते हैं। असल में समस्या ये है कि मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, मैं ज्यादा देर खड़े नहीं हो पा रहा हूँ। ये रीढ़ की हड्डी का दर्द भी ये सरकार और पुलिस के लोगों ने मुझे दिया है। जब आंदोलन हुआ था दिल्ली में, आपको तो याद होगा, हरियाणा के लोगों का बहुत बड़ा कुर्बानी थी उसमें। 55 से ज्यादा लोग हरियाणा के जेल में बंद हुए थे मेरे साथ, जब दिल्ली में सतगुरु रविदास जी महाराज का गुरु घर तोड़ दिया गया था और आपने उसको मान सम्मान की लड़ाई बना के पूरी दिल्ली का चक्का जाम करके दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को भी झुका के अपनी जमीन को वापस लेने का काम किया था। मैं हरियाणा की धरती को नमन करता हूँ, ये बहादुरों की धरती है। तो वो चोट जो है अब भी वो नुकसान पहुंचाती है। मेरी इस बात पर गौर करना कि चुनाव होते क्यों और चुनाव 5 साल में क्यों होते हैं। चुनाव इसलिए होते हैं कि आप अपने मत का प्रयोग करके और जिसके ऊपर आप उम्मीद करते हैं कि ये हमें हमारी तरक्की करेगा, हमारे क्षेत्र में स्कूल खोलेगा, कॉलेज खोलेगा, लोग धंधे लगवाएगा, यूनिवर्सिटी बनाएगा, हॉस्पिटल बनवाएगा, आप उसको वोट देते हैं कि हमारे बच्चों के भविष्य को बदलेगा। लेकिन आजादी के 70 साल बाद भी क्या भविष्य बदल पाया? बदल पाया? क्यों नहीं बदल पाया? जब चुनाव होते हैं और आप नेता भी चुनते हैं, इसलिए नहीं बदल पाया क्योंकि नेता बहुत है, नीति बहुत है, लेकिन नीयत नहीं। जब तक आदमी के अंदर नीयत नहीं होती, चाहे उसकी जेब में लाखों रुपए पड़े हो, वो किसी गरीब की मदद नहीं करता। जब उसके अंदर नीयत होती है तब वो गरीब की मदद करता है, तब वो अपने पैसे का प्रयोग किसी दूसरे के लिए करता है। तो चुनाव होता इसलिए है, जब गांव में सरपंच का चुनाव होता है तो इसलिए होता है कि सरपंच का जो खजाना है वो खजाना किसके हाथ में रहेगा और जिसके हाथ में खजाना होगा वो खजाने को कहां लगाएगा। जब विधानसभा का चुनाव होता है तो विधानसभा के खजाने के लिए चुनाव होता है कि विधानसभा का खजाना किसके पास रहेगा और वो उस खजाने को कहां लगाएगा। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा के खजाने का चुनाव होता है कि लोकसभा का खजाना किसके पास रहेगा और वो उस खजाने को किसके लिए लगाएगा। आप महसूस करो, आप जिसको वोट देते हो वो 5 साल आपकी बस्ती में नहीं आता तो वो आपके काम क्यों करेगा, वो खजाने का प्रयोग आपके लिए क्यों करेगा। इस देश में जनता के टैक्स से जो पैसा इकट्ठा होता है उसी को लगाने के लिए तो हम नेता चुनते हैं कि वो पैसा सही जगह लगे। लेकिन अब तो माननीय काशीराम साहब कहते थे, मेरा दिल इसलिए बड़ा गदगद है क्योंकि माननीय काशीराम साहब ने अपने आंदोलन की शुरुआत हरियाणा से की थी, जब DS4 के बैनर के तले उन्होंने बहुत सारे लोगों को लड़ाने का काम किया था, चुनाव लड़ाने का काम किया था। वो अलग बात है, किसी को 500 वोट मिले, किसी को 700 वोट मिले, किसी को 1000 वोट मिले, लेकिन काशीराम साहब ने हार नहीं मानी। काशीराम साहब ने फिर से समाज को तैयार किया। आज हम उसी स्थिति में खड़े हैं। मैं जब कमल की तरफ देखता हूँ, उसकी मेहनत को देखता हूँ तो बड़ा गौरवान्वित होता हूँ
कि पिछले 6 साल से उसने एक दिन भी आपको अकेला नहीं छोड़ा, दिन रात आपकी सेवा की। जहां आपको जरूरत पड़ी वहां उसने सीना तान के लड़ाई लड़ी, जहां आपको जरूरत हुई वो उसके साथी मिलकर जो है उस लड़ाई को लड़ने गए। लेकिन बहुत लंबे समय बाद हमें महसूस हुआ कि जब तक राजनीतिक शक्ति हमारे पास नहीं होगी तब तक हम अपने समाज का भला नहीं कर सकते, तब तक हम अपने समाज को पैरों पर नहीं खड़ा कर सकते। फिर हमने राजनीतिक दल बनाया। क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कांग्रेस के होते, अकाली दल के होते, मुस्लिम लीग के होते, लेफ्ट की पार्टी के होते भी अपनी पार्टी बनाई। क्योंकि वो जान गए थे कि इन पार्टियों के भरोसे अगर हम रहेंगे तो हमारा समाज गड्ढे में ही पड़ा रहेगा, हमारी कोई सुनवाई नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने 3 पार्टियां बनाई। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया बनाई, उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई और फिर उन्होंने आरपीआई बनाई। इसलिए बनाई कि अपने दल के जरिए अपना मजबूत नेता तैयार करके अपने लोगों की समस्याओं का हल किया जाए। आज हम उसी दौर में है और आप महसूस करो, एक तरफ पैसे वाले लोग हैं जो पैसे के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी जब सभाएं होती है, बड़ी बड़ी कुर्सियां लगती है, नेताजी के लिए एसी लगता है, खाने पीने का इंतजाम होता है और बड़े साधन निकाल लगते हैं। लेकिन कमर के पास पैसा नहीं है। उसने आपके लिए चादर बिछा दी कि भाई आप इसी चादर पर बैठ जाना और आप कई घंटों से इस चादर पर बैठे। इसलिए मेरा मन गौरवान्वित हो रहा है कि आप फिर से अपने आंदोलन को जिंदा करने के लिए तैयार हो। आप महसूस करो, जब पैसे वाले ही सब लोग आगे बढ़ेंगे तो गरीब की सुनवाई कौन करेगा? आप बताओ, 75 साल में हमें क्या मिला? रहने के लिए अच्छे मकान, पीने के लिए साफ पानी, खाने के लिए अच्छा भोजन, पहनने के लिए अच्छे कपड़े। गांव देहात में जाके देखो, 80% लोग आज के हेड टू माउथ है, अगर मेहनत मजदूरी ना करें तो उनके बच्चों को रोटी ना मिले। ये सरकारें हमसे धोखा करती आ रही है, हमें इनके धोखे का जवाब वोट से देना है। आप महसूस करो, ये कहते हैं कि हमने गरीबों के लिए अच्छे स्कूल बना दिए हैं, अच्छे हॉस्पिटल बना दिए हैं, लेकिन कभी अपने बच्चों को उन सरकारी स्कूलों में नहीं भेजते। अपने बच्चों को इंग्लैंड में पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को लंदन में पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और हमें सरकारी में धक्का देते हैं। वहां के मास्टरों को भी पोलियो की ड्यूटी में, चुनाव की ड्यूटी में कहां लगा देते हैं, क्योंकि जानते हैं अगर ये समाज पढ़ लिख जाएगा, बहुजन समाज, तो अपने हक अधिकार मांगेगा। इसलिए नहीं चाहते। ये ठेका तो हमारे बस्ती में खोलते हैं और स्कूल दूसरी बस्ती में खोलते हैं कि हम जब स्कूल की तरफ बढ़े तो पहले ठेके की तरफ चले जाए, शराब पी के वहीं गिर जाए और अपनी तरक्की ना कर सके। ये कहते हैं हमने बहुत अच्छे हॉस्पिटल बना दिए। आप बता दो, हॉस्पिटल इतने अच्छे बनाए गरीबों के लिए, तो ये अपना इलाज हॉस्पिटल में क्यों नहीं कराते? ये तो 14 में जाते हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं, विलेज में जाते हैं, लेकिन जनता को कहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में जाओ। जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिलेगा, जिस हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिलेगी, वो पर्चा लिख देगा, वो दवाई बाहर से मिलेगी, उसमें भी कमीशन जाता है। जनता लूट रही है क्योंकि वो अपनी वोट की वैल्यू को नहीं समझती है। जब तक आप अपनी वोट का सही प्रयोग नहीं करोगे तो बाबा साहब की तस्वीर और बाबा साहब की मूर्ति में माला चढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। बाबा साहब ने कहा पॉलिटिकल कॉलेज का मास्टर की राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो सारी परेशानियों का हल कर सकती है। आप ये बताओ, वोट हमारा है, राज दूसरे का क्यों है? क्योंकि हम अपनी बात अपने महापुरुषों की बात में पहरेदार नहीं, हम अपनी महापुरुषों की बात के साथ नहीं खड़े हैं, हम महापुरुषों के आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। मुझे तो गर्व है अपने नौजवान साथियों पे जो मेरी एक आवाज पे जिस तरह मैं कहता हूं उसमें काम करने के लिए तैयार रहते हैं, समाज की आवाज बनते हैं। ना आंधी तूफान देखते हैं, ना दिन रात देखते हैं, ना धूप देखते हैं, ना बारिश देखते हैं, ना भूखा पेट देखते हैं, ना साधन संसाधन की परवाह करते हैं। मोटरसाइकिल, बस, ट्रेन में जाके जहां मैं आवाज दे देता हूं उस आवाज को मजबूत करने का काम करते हैं। लेकिन आज मैं आपसे कुछ और मांगने आया हूं। आज आपसे मैं ये मांगने आया हूं कि ये ताकतवर लोग हमें रोकने के लिए तमाम तरह के इंतजाम कर रहे हैं। कभी ये हम पे झूठे मुकदमे लगाते हैं, कभी हमें जेल भेजते हैं। सीबीआई, इनकम टैक्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो इन्होंने मेरे ऊपर 4 गोली चलवा दी। सदगुरु रविदास जी महाराज के आशीर्वाद से मैं फिर भी बच गया। क्योंकि इसलिए बच गया क्योंकि मेरी मां बहनों का आशीर्वाद मेरे सर पे है, मेरे भाइयों का, मेरे बड़ों का प्यार आशीर्वाद मेरे सर पे है। और अभी मुझे बहुत कुछ इस बिखरे हुए समाज के लिए करके जाना है, जिनको मजबूर करके इस देश में गुलामी का जीवन जीने के लिए रखा गया है। आप महसूस करो, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं,
350 का सिलेंडर 11.5 रुपए का देती है सरकार। 45-50 का पेट्रोल 100 रुपए हो गया। आप ईमानदारी से बताओ कि आपकी आमदनी बढ़ी क्या होगा? बढ़ी? 400-500 रुपए की मजदूरी से हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों का पेट पाल सकते हैं, उनको 2 टाइम का भोजन दे सकते हैं, कभी देश में सुख सुविधा का जीवन नहीं जी सकते हैं। मेरी माँ बहन बैठी मुझे हाथ उठा के बताना, आप में से कितने लोगों ने हवाई जहाज का सफर किया जरा एक बार हाथ उठा के बताओ। नहीं किया तो हेलीकॉप्टर में तो बैठे होंगे, नहीं बैठे। तो इसका मतलब आपकी जिंदगी यहीं तक सीमित है। देखो, महसूस करके देखो, महसूस करके देखो, ये जिस हालात में पैदा हुई उसी में इनको मरना है। क्योंकि सत्ता में हमारे लोग नहीं बैठे, सत्ता में दूसरे लोग बैठे हैं। जो सत्ता में बैठे हैं उनकी तरफ ऐसे हाथ नहीं उठते। अगर मैं सत्ता में बैठे लोगों से पूछता तो उनके लोग हाथ उठा के कहते कि मैं 20 बार बैठी, मैं 10 बार बैठी, मैं यहां गई, मैं वहां गई। क्योंकि हमारे जिंदगी में तो ताकतवर लोगों ने कलम से लिख दिया कि इनको कभी सुख सुविधाएं मिलेंगी नहीं। मैं आपको आज नहीं कहता कि मेरे हाथ में बहुत कुछ है। आप जानते हो मैंने कभी समाज के स्वाभिमान को कभी नीचा नहीं देखने दिया। चाहे मैंने मेरे ऊपर कितनी मुसीबत आ गई, मैंने 16 महीने जेल काटी, मैंने दिल्ली में 2 बार की हार काटी, कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं आज आपसे मदद मांगने आया हूं कि आप कमल को मत समझो कि कलम कमल लड़ रहा, आप समझो कि चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है। और एक वोट केंद्र के निशान पर डालकर आप मुझे ताकत देने का काम करो। जो देखो, मैं हरियाणा के अधिकारी को फोन करता हूं तो इनको लगता है कि भाई चंद्रशेखर हमारा क्या कर देगा तो हम इसकी सुनवाई क्यों करें। क्योंकि ये तो उसी से डरते हैं जो सत्ता में आ सकता है, जो इनको ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकता है, इनको मुकदमा लिखवा के इनको जेल भेज सकता है, या अगर इनको सस्पेंड कर सकता है। तो इनको लगता है चंद्रशेखर का समाज तो उसके साथ है नहीं, वो तो ताकत नहीं आ सकता, आप सुनवाई क्यों करें। इसलिए जब आपका जुर्म होता है तो हमें सड़कों पर आकर आंदोलन करने पड़ते हैं। लेकिन विश्वास करो, वो दिन दूर नहीं कि हम लोग हरियाणा में मेहनत करके ताकत बनाएंगे। और आज जो लोग हमारे लोगों की सुनवाई नहीं करते, कल हमारे लोगों को सलाम क्या करेंगे, मेरी बात को आप याद रखना। वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि लोग डरते हुए जनता तारीफ होती है, जनता जिसको आशीर्वाद देती है वो आगे बढ़ता है। मैं तो एक प्राइवेट स्कूल के मास्टर का बेटा हूं और महापुरुषों का कर्ज अपने ऊपर मानता हूं। मैं डरपोक नहीं, डरपोक होता तो छिप के बैठ जाता। आज जब मैं यहाँ आया तो एक सिंगल आदमी मेरे पास सुरक्षा के लिए नहीं, मैं नहीं डरता। मुझे पता है कि एक न दिन तो मौत आएगी, एक न दिन मौत आएगी, लेकिन जब तक मौत नहीं आती मैं मौत की परवाह नहीं करना चाहता। क्योंकि मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है, मेरी रक्षा शत्रुदान से महाराज करेंगे, मेरी रक्षा मेरी माँ बहनों का आशीर्वाद करेगा। मैं डरने वालों में से नहीं, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बताओ क्या मुझे आपकी लड़ाई लड़ने का अधिकार नहीं? बताओ मुझे आपकी लड़ाई लड़ने का अधिकार है या नहीं? जो लोग संघर्ष करेंगे आप लोग उनका साथ दोगे नहीं दोगे? अगर आप संघर्ष करने वालों का साथ नहीं दोगे तो उनके हौसले कैसे बढ़ाएंगे बताओ? लोकतंत्र में शक्ति लाठियों से नहीं मिलती, पैसों से नहीं मिलती, मालाओं से नहीं मिलती। लोकतंत्र में शक्ति वोट से मिलती है। आपके एक एक वोट मेरे हाथों को मजबूत करेगी और यहाँ बैठे सरकार के नुमाइंदों को और प्रशासन के नुमाइंदों को, पुलिस के नुमाइंदों को यह एहसास करा देगी कि चंद्रशेखर आजाद अंबाला लोकसभा हरियाणा में कमजोर नहीं, चंद्रशेखर आजाद की हैसियत रखता है, उसका समाज उसके साथ है। उसकी सुनवाई नहीं करोगे तो ये जिला बंद होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इसलिए फिर मेरी बात को मानने लग जाएंगे, मेरी एक कॉल पे खड़े होने लग जाएंगे। इसलिए मैं आपसे मदद मांगने, आप बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? मैं आज आपसे वादा नहीं करता, मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि जिस सीट से मैं लड़ा हूं नगीना लोकसभा, यहाँ के लोग भी गए थे मदद करने, वो सीट हम जीत रहे हैं। आप मेरी बात को याद रखना। 4 तारीख को जब परिणाम आएगा आप देख लेना, ये जो विपक्ष के लोग हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हों, आम आदमी पार्टी के लोग हों या बीजेपी के लोग हों, और हमारी पुरानी पार्टी जिसको हमने खून से सींचा, उन्होंने भी एक ही चोटी के जोर लगा ली कि चंद्रशेखर हार जाए। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर खड़ा हो गया तो फिर धोखे की राजनीति बंद हो जाएगी। क्योंकि ये आदमी रुकने वाला नहीं, ये अपने लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहे। तो उन्होंने एक ही चोटी के जोर लगाया, लेकिन समाज बेवकूफ नहीं है। आप मेरी बात को याद रखना, जमानतें जब्त हो जाएंगी बाकी पार्टियों की और कम से कम 1 लाख वोट से आपका चंद्रशेखर आजाद चुनकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर दिल्ली जाएगा। और जिस दिन चंद्रशेखर आजाद दिल्ली जाएगा वो ऐसा पटल है देश का कि हरियाणा में अगर कोई आम उठा देगा गरीबों की तरफ
तो उसको चैन से सोने नहीं देगा। चंद्रशेखर, इस बात को मेरी याद रखना, क्योंकि वो मंच सिर्फ यूपी के लिए नहीं है, वो मंच पूरे देश का मंच है। वहां की सरकार से भी लड़ेंगे, सेंटर की सरकार से लड़ेंगे। जो भी हम वादे करके वोट मांग रहे थे, इंडिया लाइन के लोग हों या इंडिया लाइन के लोग, जिसकी सरकार बन जाएगी, अगर वो वादों से धोखा करेगा तो इनके कपड़े फाड़ने का काम चंद्रशेखर आजाद करेगा। इनको चैन की नहीं ये बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। जब इनसे प्रमोशन में रिजर्वेशन में पूछा जाता है तो चुप हो जाते हैं। जब इनसे पूछा जाता है कि जिस सरकारी संपत्ति को उपकरणों को प्रधानमंत्री ने बेच दिया तो आप उनको वापस उनका राष्ट्रीयकरण करोगे, तो ये हाथ हिला देते हैं। आप ये सोचो, प्राइवेट सेक्टर तो मालिकों का पूंजीपतियों का, सरकारी में तो हमारी हिस्सेदारी है। जब सरकारी सेक्टर में रहेगा तो बाल प्रजापति, कस्तर मौर्य, सैनी कुशवाहा, जाट गुरुदेव और समाज वाल्मीकि पास से धोबी कोरी खरीद के बच्चों को कुर्सी पर कौन बैठने का? ये आरक्षण तो है जो हिस्सेदारी लेता है। जब वो सरकारी नौकरी रहेगी तो अपने आप आरक्षण खत्म हो जाएगा। आरक्षण नहीं रहेगा तो कौन हमें कुर्सी पे बैठने देगा? तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी ताकत बनाएं। लोकतंत्र में आपके यहाँ 6 महीने बाद चुनाव है, असेंबली का चुनाव 6 महीने बाद है। आप विश्वास करो, अभी तक तो मैं उस तरह से अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया था। इतनी मेहनत करेंगे हरियाणा में कि हरियाणा में आपकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। आजाद समाज पार्टी के बिना सरकार नहीं बनेगी, ये वादा मेरा आपसे है। बस आप भी कमर कस के साथ देना शुरू कर दो। ये पैसे वाले लोग हमारी मदद नहीं कर सकते। ये पैसे वाले लोग तो पैसे वालों की मदद करेंगे। गरीबों के दर्द को गरीब ही जानता है। आपकी गलियों के क्या हाल है, आपकी नालियों के क्या हाल है, आपके खेतों के क्या हाल है। और माँ बाप ने एक पैसा जोड़ के जो बच्चा पढ़ा दिया वो बेरोजगार घूम रहा है, उसके दिल में क्या दर्द है जब किसी बहन बेटी का अपमान होता है। आज मैंने एक वीडियो देखी, इस साल की वीडियो आज एक चल रही थी। कोई ताकतवर लोग हमारे लोगों को पीट रहे हैं और वहां से कोई हमें वो एक माँ ने मैसेज किया वीडियो बना के कि भैया हमारी मदद करने आ जाओ। अब मैं यही सोचता हूँ कि मैं इतना ताकतवर सतगुरु महाराज मुझे बनाए कि मैं अपने लोगों पे हाथ ना आने दूं। इतनी ताकत सतगुरु महाराज मुझे दे, लेकिन वो बनेगी तभी जब आप मेरा साथ दोगे। बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। ऐसा तो नहीं कोई पैसे वाला आ जाएगा उसकी बातों में आ जाओगे? ऐसा तो नहीं कोई वो शराब और मिठाई लेके आ जाएगा? देखो, बाबा साहब ने वोट का अधिकार स्वाभिमान सम्मान से जीने के लिए दिया, बिकने के लिए नहीं दिया। अब तक आपने पुरानी पार्टी को वोट दिया। आप ये बात जानते हैं कि अब वो बेचारे अपना काम नहीं कर पा रहे। मुझे उनसे कोई लड़ाई नहीं, मैं उनको बुरा भला नहीं कहता। उनको अधिकार है कि मुझे बुरा भला कह दें, क्योंकि उनको लगता है कि चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़ रहा है। उनको बुरा भला कहने तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या पिछले 12 साल में कभी मैंने आपको अकेला सुना? कोई एक लड़ाई बता दो पूरे देश में, चाहे मटकी छूने पत्ते और राजस्थान आपने देखा? 4 बार पुलिस ने मुझे रोका। कांग्रेस की सरकार थी, मगर मैं 42 घंटे की यात्रा करके गया, क्योंकि मैंने उसके पिता को वजह दिया था कि चंद्रशेखर आजाद आपकी मदद के लिए आए। जब मुझे रंगे में जितेंद्र मेघवाल की हत्या हुई, मैं सारे काम छोड़ के गया। यहां भी जब रमन की हत्या हुई थी तब भी मैं आता था, हमेशा सबकी मदद करने के लिए जाता हूं। मैंने कभी किसी का हाथ नहीं छोड़ा, चाहे वो दिल्ली में नागल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ हो, चाहे वो हाथरस की बच्ची के साथ अन्याय हुआ हो, चाहे दिल्ली में गुरु घर टूटा हो, चाहे नासिक का मामला, कोई ऐसा मामला नहीं जिसमें मैंने आपकी आवाज बनने का काम नहीं किया। मैं आपसे मदद मांगने आया कि आप मुझे ताकत दो कि मैं इस लड़ाई को, जिसको सड़क पे लड़ पाया, उसको पार्लियामेंट में लड़ सकूं। ये कमल जो है ये कितनी एक मदद और चाहिए, बताओ करोगे नहीं करोगे? एक मदद और चाहिए, पहले बताओ करोगे नहीं करोगे? देखो ऐसा है, अब चुनाव आयोग चाहे मुकदमा कर दे या कुछ भी कर दे, क्योंकि बात समझो, जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा। एक तरफ पैसे वाले लोग हैं, एक तरफ ये कमल। अब मैं देखता हूं, महसूस करता हूं कि उसके पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने। वो कमजोर पड़ रहा है क्योंकि वो कोई रोजगार तो करता नहीं है, न कोई उसने कोई अवैध रूप में पैसा कमाया है। तो मैं आपको मदद करता हूं, अपील करता हूं, उसको वहां रखो। चाहे आप 1 रुपए की मदद करें, लेकिन इसकी कमल की मदद जरूर करें, जिससे कि इस पैसे से मजबूती से आपके बीच से चुनाव लड़ सके और आपके स्वाभिमान को कमजोर न पड़ने दे। क्योंकि देखो, जब हम धार्मिक स्थलों में जाते हैं, कोई भी संघर्ष करने जाते हैं, सहयोग से कोई काम करते हैं, वही काम आगे बढ़ता है जिसमें समाज का सहयोग होता है। अब ये मत सोचो कि आपका 1 रुपया कम है, आप ये सोचो कि आपकी मेहनत का, ईमानदारी का है। आपका 1 रुपया 1 लाख रुपए से कम नहीं है।
तो आप अपनी मेहनत की कमाई से इसको पैसे दें कि ये मजबूती से चुनाव लड़े, क्योंकि मैं जानता हूं मानव काशीराम साहब ने यही सिखाया कि गरीब के बेटे को भी आगे आना चाहिए। रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा बनेगा जिसको समाज ताकत देगा। आप दोनों को ताकत दो कि आपके हितों की लड़ाई लड़े, और जिस तरह से आपने मेरा साथ दिया उसी तरीके से आप कमल का भी साथ दो, और आपका एक एक रुपया कमल को इस लड़ाई को लड़ने में मजबूत करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं, फोन है आपकी जेब में, जरा निकालना, निकालो जरा सब लोग फोन, बाहर जितने लोग बैठे जरा एक बार निकालना फोन। वीडियो बनाने को भी कह रहा हूं, फोन निकालने को कह रहा हूं। ये बताओ, आप तो तकनीकी युग है, आप जानते हो नहीं जानते हो, मेरे जो मैं कह रहा हूं कि दुनिया में बैठे लोग सुन सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इस लोकसभा में आपके रिश्तेदार रहते हैं, बुआ रहती है, ताई रहती है, चाची रहती है, बहन की ससुराल है, भाई की ससुराल है, साधु रहता है, सारी रहती है, सबको फोन करो कि एक एक वोट केतली के निशान पे। तो इतने लोग बैठे हो, हजारों लोग एक एक फोन करोगे, कई हजार लोग तैयार हो जाएंगे शाम तक। अपनी जिम्मेदारी तो अदा करो, विरोधियों में कुछ सीखो तो सही। अपना फोन निकालो, 100 नंबर होंगे आपके फोन में, आपके रिश्तेदारों के सबको फोन करो। और गांव देहात में जो चुनाव लड़ना चाहता है सरपंच का, जिसको वोट देता है, उसको भी कहो कि अगर हमारे वोट है सरपंच में तो लोकसभा में हमारे भाई को वोट दे, तब जाकर तुझे वोट मिलेगी, वरना आपके बात तैयार रहना, तेरे खिलाफ भी सरपंच लड़ा के तुझे घर बता देंगे। क्यों हमको वोट मांग देने के लिए बेटा कि हम ही वोट देते रहेंगे? जो हमारा साथ देगा वही हमारा है, जो हमारा साथ देगा वो हमारा नहीं है। लोकतंत्र में जनता मालिक, अगर आपकी तरफ कोई आम उठा देगा तो चंद्रशेखर आजाद अपने खून का एक कतरा लगा देगा। आप इस बात को जानते हैं, आपके स्वाभिमान की रक्षा करने का मेरा, लेकिन महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मदद कराने का काम आपका। बताओ, 10 फोन करोगे नहीं करोगे? आज कौन कौन करेगा 10 फोन रिश्तेदार? हाथ उठाओ। ये जो मेरी माँ बहन करती है, बेटियों की शादी करती नहीं करती? कितनी नहीं करती बेटियों की शादी? हाथ खराब करती तो उनकी ससुराल में फोन करना, क्या कहोगे कि सुन मेरे भैया को, मेरा बेटा खड़ा है, उसको वोट देना, कमल को। अपनी सास को कह देना, बेटिया कहता हाथ जोड़ के कि सास को कह देना, अपने ससुर को, देवर जेठ नंदो ननद को, देवरान जेठानी को कि वोट किसको देनी है? हाँ, केतली को। और जहां बेटे की ससुराल है उनसे तो इज्जत से कहना कि भाई सुनो समझे लोगों, एक एक वोट केतली को देना, यही जिम्मेदारी का असली फर्ज है। इसी तरह से तो हम लोग मिलजुल के आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं आपसे पुनः अपील करता हूं कि अपने निशान का प्रचार करो, ना तो कोई टीवी दिखाएगा, ना अखबार दिखाएगा। इतनी बड़ी सभा है, दूसरों की 200 लोगों की सभा होगी, बड़े बड़े टीवी में दिखाई देगा, अखबार में, और आपके हजारों लोगों की सभा है, कोई टीवी अखबार में दिखाएगा। आपको टीवी अखबार बनना पड़ेगा, फोन का इस्तेमाल करो, वीडियो बनाओ, और सब तक ये संदेश बताओ कि अम्बाला में हमें केतली को वोट देनी। बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? चलो दोनों हाथ लगे बताओ, हमारा मिशन, हमारा मिशन, गरीबों का मिशन, कमजोरों का मिशन, मजदूरों का मिशन, किसानों का मिशन। मैं यहाँ पे किसानों से अपील करूंगा, 13 महीने जब आपका आंदोलन चला, सारे नेता घर में पड़ गए सोए। आपके हर आंदोलन में मैंने मदद करने का काम किया, आपने मेरी मदद करना, और केतली के निशान पर वोट डालकर भाई कमल राणा को कामयाब बना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और एक रन निकाल लो, सब लोग तुम लोग कोई संविधान खत्म कर देगा, ये बात अपने मन से निकाल लो। जब तक भीम आर्मी है, जब तक आजाद समाज पार्टी है, कोई संविधान की तरफ हाथ उठाएगा तो उसको दिन में तारा दिखाने का काम हम लोग कर देंगे। मेरी बात को आप याद रखें। तो लोग है, वो तो झांकी थी। अगर पिक्चर देखने का मन हो तो कह देना सत्ता वालों को, कभी कोई ऐसी बात करके दिखाए, तब फिर बताइए कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।